Hello guys, this is Pranuti and you all had requested for a demo lecture, so we have come with the one. And firstly, a brief introduction about myself. Myself Pranuti Sangpat. I'm a dentist by profession and also an UPSC aspirant. I have given interview this year and this was my second attempt. It is my second attempt. Okay. So जो अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेसिज्म. ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज अभी बहुत न्यूज में है, ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत. तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये साल एग्जाम में मेंस में पूछ सकते हैं टॉपिक के बारे में. तो हम अभी ये टॉपिक ये डेमो लेक्चर में रेसिज्म के बारे में पढ़ेंगे. ओके. It is syllabus point 9.5 from paper 1 and topic का नाम है race and racism. Okay, so I'm sharing my notes with you because हमारा जो highlight रहेगा batch का that will be our handwritten notes. तो इससे आपको फायदा क्या होगा गाइज कि एंथ्रो का भी प्रॉब्लम ये है कि सोर्सेज बहुत ज्यादा है. तो एंड ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है जिसपे आप कंप्लीटली रिलाय कर सकते हो. कार्तिक है, मतलब ब्रेंट्री है, पीनाथ है, भट्टाचार्य है, भस्मे है, ऐसे बहुत सारे बुक्स है. तो आप कोई भी सोर्स पे कंप्लीटली रिलाय नहीं कर सकते. कोई भी टॉपिक के लिए आपको सब बुक्स में से थोड़ा थोड़ा उठाना पड़ेगा. इवन क्लासेस के नोट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उनका भी यही प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है. तो ये जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे तो उसका मेजर एडवांटेज ये रहेगा कि जो सारे रिलेवेंट सोर्सेस है हमने उन सब सोर्सेस को कंबाइन करके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सारे सोर्सेस से वो इसमें कंबाइन किया है. तो आपको बुक्स के पीछे और सोर्सेस के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है. वी आर हियर फॉर यू. तो चालू करते हैं फिर. आज का टॉपिक है रेस एंड रेसिज्म. तो ये पोस्टर जो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग था कि ब्लैक लाइव्स मैटर, तो यही हमारा बिगिनिंग रहेगा लेक्चर का. तो देखो सिलेबस में हमारे पॉइंट्स क्या क्या मेंशन्ड है रेस एंड रेसिज्म टॉपिक में. Again, it is from paper 1 of anthropology. Okay, so first is race and racism. इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे. Then point 2 में biological basis of morphological variation of non-metric and metric characters. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हम जो ह्यूमंस को डिवाइड करते हैं रेसेस में, तो ये जो रेसेस है ये हम एग्जैक्टली कौन से बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं. इसका मतलब है अगर हम रेसेस को डिवाइड कर रहे हैं तो हम कलर का क्राइटेरिया यूज करेंगे, नोज का यूज करेंगे, हेयर फॉर्म का करेंगे, हेयर कलर यूज करेंगे. तो ऐसे डिफरेंट क्राइटेरियाज है. तो ऐसे कौन से कैरेक्टर्स पे हम रेसेस को डिवाइड कर रहे हैं वो हम पॉइंट 2 में पढ़ेंगे. देन आता है रेशियल क्राइटेरिया, मतलब सेम थिंग जो पॉइंट 2 में है, रेशियल ट्रेट्स इन रिलेशन टू हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट. तो ये जो रेशियल कैरेक्टर्स है उनमें जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट का इफेक्ट क्या पड़ता है वो आता है पॉइंट 3 में. देन आता है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन. इट इज वन एंड द सेम थिंग जो पॉइंट 2 में था, जो डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करते हैं रेशियल क्लासिफिकेशन के, उसी को अगेन बोलते हैं बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन. तो ये टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट्स थोड़े रिपीट होते हैं. देन आता है रेशियल डिफरेंशिएशन एंड रेस क्रॉसिंग. रेस क्रॉसिंग मतलब जब टू रेसेस एक साथ ब्रीड करती है, मतलब इफ देयर इज अ ब्रीडिंग बिटवीन निग्रोइड रेस एंड कॉकोसॉइड रेस, तो उसको बोलते हैं रेस क्रॉसिंग. इट इज अ रिप्रोडक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट रेसेस. ओके, तो ये सब पॉइंट्स है वो हम पढ़ेंगे. तो आई वांट टू टेल यू that it is a demo lecture. Okay, तो अगर हम ये पूरा पढ़ते बैठेंगे तो बहुत उसमें it will be time consuming lecture. and demo है तो आपको I thought कि जो भी important points है from syllabus point of view and from exam point of view, तो वही हम कुछ बातें इसमें डिस्कस करेंगे. हाईली एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा हमारा लेक्चर. एंड सो दैट यू विल हैव अ ब्रीफ आइडिया कि हम ये ओवरऑल बैच में आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं. ओके, तो चालू करते हैं.
फर्स्ट पॉइंट दैट इज रेस। तो देखो, रेस का एक हम लेमैन टर्म्स में पहले डिस्कस करते हैं। रेस क्या है कि एक तो एक ऐसी पॉपुलेशन है रेस मतलब जिनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो जो मोस्ट कॉमन आपको रेस पता होगी निग्रोइड रेस, तो उनके कैरेक्टर्स क्या क्या रहेंगे? डार्क कलर रहता है, ओके, देन जो हेयर रहते हैं वो वूली रहते हैं, देन जो नोज रहता है वो थोड़ा फ्लैट रहता है। तो रेस एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें जो कैरेक्टर्स है, एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कुछ कॉमन कैरेक्टर शेयर करती है, उसको बोलेंगे रेस। ओके, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हो गया रेस का। लेकिन देखो, अभी ऑप्शनल एंड जीएस दैट इज जनरल स्टडीज, तो इसमें डिफरेंस क्या रहता है कि जनरल स्टडीज में आप कुछ कुछ जनरल बातें लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल रखने का पर्पस ही यही है यूपीएससी का कि आपको ऑप्शनल में आपका स्पेशलाइजेशन दिखाना है, कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक चीजें लिखनी है। जैसे कि अगर हम रेस का डेफिनेशन भी लिख रहे हैं तो जो हमने अभी डिस्कस किया फॉर योर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो वो हम एग्जाम में नहीं लिख सकते। उसके लिए आप हमेशा याद रखो कि एंथ्रो में आपको कोई भी डेफिनेशन देना है तो हमेशा आपको रेफरेंस यूज करना पड़ेगा। तो ये रेफरेंस मतलब क्या कि जो थिंकर ने या फिर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने वो डेफिनेशन दिया है उसका नाम आपको लिखना ही लिखना है। एंड अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है तो अभी देखो यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखा है, तो यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम लिखा है, तो उसको मैंने बॉक्स किया है ताकि वो जो एग्जामिनर है उसको वो परफेक्टली दिखे कि मुझे वो नाम आता है, मुझे पता है कि ये डेफिनेशन किसने दिया है, तो इसलिए उसको हाईलाइट करना है सो दैट अपने को मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अच्छे मार्क्स मिलने की। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसका नाम है डोब्झेंस्की, तो उसने रेस का बहुत ही फेमस डेफिनेशन दिया है। तो देखते हैं क्या बोलता है डोब्झेंस्की। वो बोलते हैं कि रेस इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन which are reproductively isolated to the extent that the exchange of genes between them is either absent or so slow that the genetic differences are not diminished or shrunk। तो बहुत ही कुछ ये हाई-फाई डेफिनेशन है एंड आई एम श्योर कि आपको ये नहीं समझा है, तो अगेन लेट अस सिंप्लीफाई फॉर यू। ओके, तो देखो अब एक अफ्रीका का एग्जांपल आप लोग अभी कंसीडर करो। तो अफ्रीका क्या है? कॉन्टिनेंट है, एंड ऐसा आप थोड़ा आइडियलिस्टिक कंडीशन इमेजिन करो कि इट इज सराउंडेड बाय, इट इज नॉट आइडियलिस्टिक, इट इज सराउंडेड बाय ओशंस। तो आप ऐसा थोड़ा इमेजिन करो कि बाहर से कोई भी अफ्रीका में नहीं आ रहा है एंड अफ्रीका से कोई बाहर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? थोड़ा रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेटेड है, नॉट ओनली जियोग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड because of oceans, but also it is reproductively isolated क्योंकि बाहर का कोई नहीं आ रहा है। सपोज कि व्हाइट पीपल है, उनमें से कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो जो ब्रीडिंग हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सिर्फ अफ्रीकन पीपल में ही हो रहा है। तो अभी अफ्रीका क्या है? इट इज अ ट्रॉपिकल कंटिनेंट, जो दोनों ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, एज वेल एज जो इक्वेटर है वो अफ्रीका से पास होता है। तो सनलाइट जो है अबंडेंट रहता है, वहां पे एक्सिस में रहता है। तो अगर सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है तो बट ऑब्वियस उनके स्किन में मेलानिन पिगमेंटेशन जो है वो ज्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज मेलानिन का जो लेयर रहता है स्किन पे, दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं सनलाइट में, उससे वो प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो बिकॉज अफ्रीका एक ट्रॉपिकल कंट्री है, वहां पे सनलाइट ज्यादा है, तो मेलानिन का पिगमेंटेशन भी ज्यादा रहेगा। एंड जितना मेलानिन का पिगमेंटेशन ज्यादा होगा उतना स्किन जो होगी वो डार्क कलर्ड रहेगी। तो अभी आपको पता चला कि रीजन क्या है डार्क स्किन का। तो बाहर का कोई कैरेक्टर भी आ रहा है कि ये पॉपुलेशन में? नहीं आ रहा है। अगर कोई व्हाइट स्किन पीपल यहाँ पे आके ब्रीडिंग होता, अगर रिप्रोडक्शन उनके साथ होता, तो व्हाइट कलर का कैरेक्टर भी ये अफ्रीकन लोगों में आ सकता है, लेकिन अभी रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड है, तो ब्रीडिंग जो है सिर्फ अफ्रीकन पॉपुलेशन में ही चल रहा है। तो ये जो डार्क स्किन का कैरेक्टर रहेगा वो पूरे पॉपुलेशन में सर्कुलेट होगा, और इतना ही नहीं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास होगा। तो ऐसे फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स चलता रहेगा, सो दैट ये जो कैरेक्टर है जो इनिशियली डेवलप हुआ है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, नाउ इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर जेनेटिक्स,
Now it has become a part of their heredity, so that it is getting passed from one generation to another generation. एंड उसका डाइल्यूशन नहीं हो रहा है ये कैरेक्टर का. क्यों? क्योंकि बाहर से जो दूसरा कैरेक्टर रहेगा स्किन का, जैसे कि व्हाइट कलर, वो आ ही नहीं रहा है. ओके, तो एकदम रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, बाहर का कोई कैरेक्टर नहीं आ रहा है, एक ही कैरेक्टर है जो अभी पूरे पॉपुलेशन में है, एंड इट हैज आल्सो बिकम पार्ट ऑफ हेरिडिटी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है. तो अभी ये कैरेक्टर क्या हो गया, अफ्रीकन पॉपुलेशन का एकदम सिग्नेचर बन गया, उनका एकदम कैरेक्टरिस्टिक हो गया. तो ऐसे ही जैसे हमने अभी कलर के बारे में देखा, ऐसे ही बाकी के जो कैरेक्टर्स रहते हैं रेस के, वो डेवलप होते हैं. तो रेस जो है ऐसी डेवलप होती है. तो अभी हम फिर से वो डेफिनेशन देखते हैं. चलो अभी आपको समझता है क्या देखते हैं. तो अगेन, रेस इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, सिंपल है, अफ्रीका ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. वो हमने देखा, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड मतलब क्या रहता है, बाहर से कोई आके ब्रीडिंग नहीं हो रहा है. टू द एक्सटेंट दैट एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन देम इज एब्सेंट और सो स्लो. बाहर का कोई कैरेक्टर ये कॉन्टिनेंट में नहीं आ रहा है, यहाँ का कोई कैरेक्टर बाहर नहीं जा रहा है, सो दैट जेनेटिक डिफरेंसेस आर नॉट डिमिनिश्ड और स्पैम. इसका मतलब ये जो अभी दो पॉपुलेशन है, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, उनमें जो जेनेटिक डिफरेंस है वो डिमिनिश नहीं हो रहा है, क्योंकि उनमें इंटरमिक्सचर ही नहीं हो रहा है. दो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ ब्रीड ही नहीं कर रही है, इसलिए वो जेनेटिक जो डिफरेंसेस अभी फॉर्म हुए वो डिमिनिश नहीं हो रहे. तो अभी आपको डेफिनेशन समझा? ओके, देन हम चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे. ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कि जो हमने अभी डिस्कस किया वही रिपीटेशन है थोड़ा, कि एग्जैक्टली कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगते हैं, इंग्रेडिएंट्स लगते हैं रेस बनने के लिए. तो वही 4 कंडीशंस जो हमने डेफिनेशन में देखी है. फर्स्ट तो एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन चाहिए. सेकेंडली उनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस चाहिए, जैसे कि हमने अभी कौन सा जेनेटिक डिफरेंस डिस्कस किया, वो था कलर. Then they should be reproductively isolated, as you all know, and then it is a biological concept. तो इसका मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेसिस पे, जेनेटिक्स के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन किया कि रेस कैसे डेवलप होता है. यहाँ पे हमने ये नहीं डिस्कस किया, ये नहीं बोला कि जो कलर डेवलप हुआ है वो सुपेरियर है या इंफीरियर है, हमने ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया है. हमने सिर्फ बायोलॉजिकली एक्सप्लेन किया है कि वो अगर कलर है एक रेस का फीचर, तो वो डेवलप कैसे हुआ. तो इसलिए ये रेस क्या है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट है. ओके, तो ये इंग्रेडिएंट्स भी हमने देख लिए. तो बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं जो हमने पहले भी थोड़े डिस्कस किए. दैट इज कलर रहेगा, नोज फॉर्म रहेगा, आईज का कलर रहेगा. तो इसके बेसिस पे वो कैरेक्टर्स जो है हम बाद में नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ने ही वाले हैं. तो ये जो कैरेक्टर्स है उनके बेसिस पे देयर आर 3 मेजर रेसेस इन द वर्ल्ड. तो वो देखते हैं हम पहले क्या है. तो एक तो है कॉकोसॉइड रेस. कॉकोसॉइड मतलब जो लोग व्हाइट शेड के हैं उनको बोलते हैं कॉकोसॉइड. तो ये कहाँ पे दिखेंगे? ऑब्वियसली जो नॉर्थ अमेरिकन पॉपुलेशन रहेगी एंड जो यूरोपियन रहेगी, जैसे कि मेडिटेरेनियन है, नॉर्डिक है, अल्पाइन है, तो वो लोग आते हैं कॉकोसॉइड में. देन आता है मंगोलॉइड रेस. एज द नेम सजेस्ट, ये कहाँ पे दिखेगा आपको? चाइनीज, मंगोलॉइड्स, जापानीज, साउथ कोरियन, सॉरी बोथ कोरियन जो रहेंगे, एंड पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब एरिया में आपको दिखेगा मंगोलॉइड रेस. देन आता है निग्रोइड रेस. तो ये कहाँ पे दिखेगा? अफ्रीका में. अभी जो मेजर जो स्टडीज है वो बोलते हैं कि 3 ही रेसेस है ह्यूमंस में, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड एंड निग्रोइड. लेकिन कुछ कुछ जो स्टडी है वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि देयर इज अ 4th रेस आल्सो, दैट इज एन ऑस्ट्रेलॉइड रेस. तो ये कहाँ पे दिखेगा आपको? ऑस्ट्रेलिया में. एंड उनका कुछ कुछ जो फीचर्स है वो दिखता है साउथ इंडियन एंड श्रीलंकन पॉपुलेशन में. तो देयर आर 3 मेजर रेसेस एंड अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज देयर आर 4 रेसेस, कॉकोसॉइड, मंगोलॉइड, निग्रोइड एंड ऑस्ट्रेलॉइड. तो आप ना ये इमेज देखो पहले. ओके, पहले निग्रोइड, कॉकोसॉइड है, मंगोलॉइड है एंड ऑस्ट्रेलॉइड.
तो आप ये जो इमेज है ना, आप एकदम से अपने दिमाग में फिक्स कर लो, सो दैट अभी हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले, कैरेक्टर्स पढ़ने वाले, कि कौन से कैरेक्टर्स पे हम रेसेस का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अगर आपको ये इमेज एकदम आपके दिमाग में क्लियर है, तो आपको वो कैरेक्टर्स समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो आप ये जो इमेज है एकदम फिक्स बिठा लो दिमाग में। देन अभी नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का, दैट इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन ऑफ नॉन मेट्रिक एंड मेट्रिक कैरेक्टर्स। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो रेस का क्लासिफिकेशन है वो कौन से बेसिस पे हम करते हैं, कौन से कैरेक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। पहले हमने रेस पढ़ा, ओके, देन रेस डेवलप कैसे होता है वो पढ़ा, मेजर रेसेस कौन से है वर्ल्ड में वो देखे, उनका इमेजेस देखे, एंड अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो एग्जैक्टली क्या बेस पे हो रहा है। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, अगेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम है, तो देखो हमने क्या किया है, उसको स्क्वायर में लिखा है, ताकि एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि हमें पता है कि ये जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है। तो बॉयड नाम का एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो वो क्या बोलता है कि जो कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम रेसेस को डिवाइड कर रहे हैं, वो कैरेक्टर्स के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है अगेन, तो उनके कुछ ना कुछ फीचर्स है। तो वो क्या है कि ये जो कैरेक्टर्स है, दे शुड बी नॉन एडेप्टिव एंड दे शुड बी लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट का उनपे कम से कम असर पड़ना चाहिए। तो आप तो बोलेंगे कि हमने ये डिस्कस किया पहले कि जो रेस है, जैसे कि रेशियल फीचर्स है, वो तो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में ही डेवलप हुए, तो हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि दे आर लीस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियली तो वो जो कैरेक्टर है वो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में डेवलप हुआ, लेकिन बाद में एज वी डिस्कस्ड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ हेरिडिटी। एक जनरेशन वो दूसरे जनरेशन में जेनेटिकली पास हो रहा है, ओके। तो इसका मतलब है अगर हम अभी निग्रोइड पॉपुलेशन को, कुछ निग्रोइड पीपल को यूरोप में जाके रखते हैं, वो वहां पे रहने लगते, फिर भी वहां पे अभी एनवायरनमेंट चेंज हो गया, राइट, तो फिर भी उनके कलर में डिफरेंस आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अभी बिकॉज वो जो कैरेक्टर है दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर जेनेटिक्स, नाउ there is least probability that they will get that particular character, it will get influenced by the environment. तो इस मीनिंग ये है कि शॉर्ट टर्म में वो अभी कोई भी कैरेक्टर एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्या बोलता है बॉयड कि ये जो कैरेक्टर है वो जेनेटिक होना चाहिए, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ हेरिडिटी, वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो पास आउट होना चाहिए। एंड देन ही सेज कि इट शुड हैव अ लिटिल स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन। कैरेक्टर्स रहेंगे जिसके बेसिस पे हम रेसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट कैरेक्टर शुड हैव अ लिटिल स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशन, वो चेंज नहीं होना चाहिए, तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना दोनों रेसेस में। तो हम अभी डायरेक्टली देखते हैं कि वो कैरेक्टर्स क्या है, ओके। तो उनको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। तो मॉर्फोलॉजिकल ये जो बेसिस है वो दो टाइप के हैं, एक तो मॉर्फोस्कोपिक और दूसरा है मॉर्फोमेट्रिक। मॉर्फो यानी कि फॉर्म, तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है ह्यूमंस के, है ना, तो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो बेसिस है मॉर्फोलॉजिकल वो दो टाइप्स के हैं, एक है मॉर्फोस्कोपिक एंड दूसरा है मॉर्फोमेट्रिक। तो मॉर्फोस्कोपिक मतलब क्या कि ऐसे कैरेक्टर्स जो आप सिर्फ देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके, जैसे कि स्किन कलर है, हेयर है, या फिर आईज का कलर है, तो ये सिर्फ आपको देख के पता चल जाएगा ना कि ये कौन से टाइप का है। एंड दूसरे आते हैं मॉर्फोमेट्रिक। तो मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आपको मेजर करना पड़ेगा, जैसे कि हेड का फॉर्म है, तो आपको एक फॉर्मूला है उससे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हेड का टाइप एग्जैक्टली कौन सा है, ओके। तो जिसमें मेजरमेंट आता है उनको बोलते हैं मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स, और जो सिर्फ आप देख के पता चलेगा उनको बोलते हैं मॉर्फोस्कोपिक कैरेक्टर्स। तो पहले हम देखेंगे मॉर्फोस्कोपिक कैरेक्टर्स। तो इसमें आपको 3 कैरेक्टर्स याद रखने हैं। तो फर्स्ट है सिंपल, 3 आप एलिमेंट्स याद रखो, एक है स्किन, दूसरा है हेयर एंड तीसरा है आईज, ओके। 3 सिंपल कैरेक्टर, स्किन, हेयर एंड आईज। पहले देखते हैं स्किन कलर।
तो स्किन का कलर बेसिकली डिपेंड किस पे करता है? एक तो जैसे हमने पढ़ा कि मेलानिन पिगमेंटेशन पे डिपेंड करेगा, एंड नेक्स्ट है स्मॉलर वेसल्स ऑफ द डर्मिस, मतलब जो स्किन में आपके ब्लड वेसल्स रहेंगे उनके थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि स्किन का कलर कैसा है। तो स्किन कलर कैसे वेरी होता है, आप देखो मैंने क्या बोला था आपको कि आप जो इमेज है वो पक्का दिमाग में रखो, तो आप अभी रिलेट कर सकते हो कि जो हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं वैसे। तो ल्यूकोडर्म्स, ल्यूको यानी कि व्हाइट, तो व्हाइट कलर कौन से पॉपुलेशन में रहेगा? कोकोसाइड में। ल्यूको यानी कि व्हाइट, डर्मिस यानी कि स्किन, तो व्हाइट स्किन, शेड्स ऑफ व्हाइट कौन से पॉपुलेशन में रहेंगे? बट ऑब्वियस कोकोसाइड में रहेंगे। देन आता है ज़ैंथोडर, ज़ैंथो यानी कि येलो, तो येलो का शेड कौन से पॉपुलेशन में रहता है? मोंगोलाइट्स में रहता है। चाइनीज, जापानीज, इन सब का स्किन थोड़ा ये करो, रिकलेक्ट करो, तो आपको पता चलेगा कि ये थोड़े येलोइश शेड में आते हैं। देन आता है मेलानोडर्म, तो मेलानोडर्म आएगा मतलब डार्कर कलर, ज्यादा मेलानिन पिगमेंटेशन, ये आएगा निग्रोइड में। तो तीन टाइप से ल्यूकोडर्म्स, ज़ैंथोडर्म एंड मेलानोडर्म, एंड वो पॉपुलेशन वाइज कैसे डिफर करता है वो आपको याद है अभी। देन नेक्स्ट है हेयर कलर, हेयर का टेक्सचर एंड हेयर का फॉर्म। तो अगेन जो आप इमेज पे फिर से याद करो तो आपको पता चलेगा कि हेयर के कलर वेरी कैसे होता है। जो कॉकोसाइड रेस के रहते हैं, जो व्हाइट लोग रहते हैं, तो उनका कलर देखो हेयर का लाइट ब्लॉन्ड से थोड़ा ब्राउन ऐसे शेड्स रहते हैं। फिर जो मोंगोलाइट्स रहते हैं उनमें इसके आगे के शेड्स दिखते हैं, ब्राउन टू ब्लैक, एंड निग्रोइड्स में पूरा ब्राउन ब्लैक रहता है। ओके, तो ऐसे जो हेयर का कलर है वो शेड्स में चेंज हो रहा है, देखो, तो आप इजीली उसको रिमेम्बर कर सकते हो। देन आता है टेक्सचर ऑफ हेयर, कि फाइन है, मीडियम है, कोर्स है, कैसे है। तो अगर आप कोई कोरियन फिल्म याद करोगे तो उनका हेयर देखो एकदम ऐसे स्मूथ फाइन ऐसे सिल्की रहते हैं, है ना। तो फाइन टेक्सचर हेयर का किन में होता है? मोंगोलाइट्स में होता है। यही आप निग्रोइड्स का देखोगे तो उनका हेयर कैसे थोड़ा थिक होते हैं, कोर्स होते हैं, है ना। तो निग्रोइड्स में होते हैं कोर्स टाइप के हेयर, एंड इनका जो मीडियम रहता है, फाइन एंड कोर्स के बीच में जो हेयर आएंगे वो रहते हैं कोकोसाइड में। देन आता है हेयर का फॉर्म, मतलब देखो अभी ये जो कोकोसाइड रहते हैं उनके हेयर थोड़े वेवी ऐसे रहते हैं ना, एंड जो निग्रोइड्स है उनके वूल टाइप में रहते हैं, कर्ली कर्ली रहते हैं थोड़े, तो उसको बोलते हैं उलोट्रिकस। उलोट्रिकस में वूल आता है ना, वूल उलो ऐसा थोड़ा आप रिलेट करो। तो जो निग्रोइड्स हैं उनमें बोलते उनके हेयर को बोलते हैं उलोट्रिकस, बिकॉज वो वूली रहते हैं। देन जो मंगोलाइट्स रहते हैं उनमें रहते हैं स्ट्रेट एंड स्मूथ रहते हैं ना हेयर, तो उसको बोलते हैं लियोट्रिकस। और जो वेवी रहते हैं कोकोसाइड में उसको बोलते हैं साइमोट्रिकस। तो आप याद कैसे करोगे इसको? निग्रोइड्स में जो है वूली से उलोट्रिकस, एंड साइमो में सी आता है, तो साइमो मतलब वेवी, इसमें सी आ रहा है, तो ये किसके होंगे ऐसे है? कोकोसाइड रेस के होंगे, राइट। तो हमने अभी स्किन कलर देखा एंड थोड़े फीचर्स देखे हेयर के रिलेटेड। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं, वो है आई कलर। तो ये देखो आई कलर के अगेन शेड्स है, जैसे कि हेयर कलर जैसे ही शेड्स है आई कलर के भी। तो कोकोसाइड, यूरोपियंस, अमेरिकन्स, इनके आईज देखो थोड़े ब्लूइश टू ब्राउन ऐसा शेड रहता है उनके आईज का। मोंगोलाइट्स के कैसे रहते हैं? ब्राउन टू डार्क ब्राउन, एंड इसके आगे का शेड अगेन रहेगा निग्रोइड्स में, उनके रहते हैं ब्राउन टू ब्राउन ब्लैक। ओके, तो अभी हमने तीन कैरेक्टर्स डिस्कस किए ना, जो कौन से टाइप के हैं? मॉर्फोस्कोपिक। इनको सिर्फ आप देख के आपको पता चलेगा, वो है मॉर्फोस्कोपिक। तो हमने तीन डिस्कस किए, एक था स्किन कलर, एक नेक्स्ट था हेयर से रिलेटेड कुछ फीचर्स, एंड देन आई शेप एंड कलर। ओके, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मॉर्फोमेट्रिक फीचर्स। तो जैसे मैंने कि बताया पहले ही, मॉर्फोमेट्रिक कैरेक्टर्स वो है जिनको आपको मेजर करना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट है इसमें, दैट इज सिफेलिक इंडेक्स। सिफेलिक इंडेक्स मतलब इससे हम मेजर करते हैं हेड का शेप ऑफ द हेड। तो वो मेजर कैसे करेंगे? जो ब्रेड्थ है हेड की, इट इज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द हेड।
ब्रेड्थ ऑफ हेड इट इज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द हेड, और उसका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो आप ये इमेज में देखो, आपको इमेज दिखाती हूँ तो इजीली पता चलेगा। इसमें देखो, ये रहेगा ब्रेड्थ ऑफ द हेड एंड ये रहेगा, एक सेकेंड, ये रहेगा ब्रेड्थ ऑफ द हेड, ये रहेगा लेंथ ऑफ द हेड। तो इन दोनों को अगर हम ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसका परसेंटेज निकालते हैं, तो कुछ ना कुछ उससे एक आपको नंबर मिलेगा, वो नंबर को बोलते हैं सिफेलिक इंडेक्स। तो उसके बेसिस पे हम हेड को डिवाइड कैसे करते हैं, 3 टाइप में करते हैं। यहाँ पे देखो, जो लंबा रहता है हेड, इसमें दिख रहा है ना आपको कि जो फर्स्ट है वो थोड़ा ऐसा लंबा है, तो उसको बोलेंगे डॉलिकोसेफेलिक। देन आता है मीजोसेफेलिक, एम से मीडियम शेप का जो रहेगा वो है मीजोसेफेलिक, एंड देन है ब्रैकिसेफेलिक। तो ब्रैकिसेफेलिक में बी आता है, बी से ब्रॉड। तो जो ब्रैकिसेफेलिक रहता है वो ब्रॉड हेड रहता है, मीजोसेफेलिक जो रहता है वो मीडियम शेप का रहेगा, एंड जो डॉलिकोसेफेलिक रहता है वो लॉन्ग हेड रहता है। तो अभी हम अगर हम नीचे के इमेजेस देखते हैं, तो डॉलिकोसेफेलिक कौन से पॉपुलेशन में रहेगा, आप ये देख के पता चलेगा, ये कोकोसाइड में रहेगा। जो मीजोसेफेलिक थोड़ा मीडियम शेप का जो है हेड रहेगा, दैट विल बी इन मोंगोलाइट्स, एंड जो ब्रैकिसेफेलिक थोड़ा ब्रॉड है हेड, वो दिखेगा आपको निग्रोइड्स में। ओके, डॉलिकोसेफेलिक, सेफेलिक यानी कि हेड, ओके, तो ब्रैकी मतलब ब्रॉड, तो ब्रॉड हेड निग्रोइड्स, मीडियम हेड मोंगोलाइट्स एम से एम, एंड डॉलिकोसेफेलिक इन कोकोसाइड्स। ओके, क्लियर? तो हमने ऐसे ही ये थोड़ा हेड का फॉर्म के टाइप में डिस्कस किया। देन आता है फेशियल इंडेक्स। तो जैसे हमने हेड का फॉर्म देखा, वैसे ही हम देखेंगे कि फेस का फॉर्म कैसे रेस वाइज वेरी होता है। तो अगेन इसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज लेंथ ऑफ द फेस डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ ऑफ द फेस इनटू 100। ओके, तो वही सेम इमेज आप थोड़ा रेफर कर सकते हो। ये हेड के फॉर्म है और ये फेस के फॉर्म है। ओके, तो जो हम फेशियल इंडेक्स के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे वो थोड़ा अलग है देन द सिफेलिक इंडेक्स। सिफेलिक इंडेक्स में हमने क्या किया था, ब्रेड्थ को डिवाइड किया था लेंथ से। अभी हम फेशियल इंडेक्स में उल्टा करेंगे, लेंथ ऑफ द फेस है उसको डिवाइड करेंगे ब्रेड्थ ऑफ द फेस को, फेस से। ओके, तो उसके बेसिस पे अगेन 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स का शेप रहता है फेस का। फर्स्ट इज यूरोप्रोस्कोपिक, इसका मतलब है ब्रॉड फेस, तो वो रहेगा कोकोसॉइड में। देन आता है मीजोप्रोस्कोपिक, अगेन मीडियम शेप का है, तो ये रहेगा मोंगोलाइड्स में। एंड देन आता है लेप्टोप्रोस्कोपिक यानी कि लॉन्ग, तो वो रहेगा निग्रोइड्स में। तो एक्चुअली क्या है ना, जो हमने ये अभी इसका हेड का फॉर्म डिस्कस किया, तो वो ऐसा फिक्सली कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कोई इसका। जैसे कि जो लॉन्ग हेड है वो निग्रोइड्स और कोकोसाइड्स दोनों में रहेगा। मीजोसेफेलिक, सिर्फ मीजोसेफेलिक का जो वेरिएंट है वो तीनों रेसेस में थोड़ा थोड़ा दिखता है, एंड जो ब्रैकिसेफेलिक है ब्रॉड हेड है, अगेन वो बोथ मोंगोलाइड्स एंड कोकोसाइड्स में दिखता है। लेकिन ये जो फेस का फीचर है वो देखो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि कौन से पॉपुलेशन में आएगा। तो जो लेप्टोप्रोस्कोपिक है यानी कि लॉन्ग फेस, वो दिखेगा निग्रोइड्स में। आप इमेजिन करो उनका बॉडी तो आपको इजीली समझ जाएगा। देन आता है मीजोप्रोस्कोपिक, अगेन एम से एम, तो वो आएगा मोंगोलाइड्स में। एंड जो यूरोप्रोस्कोपिक है, तो आप यूरो से याद रखो कि यूरोपियंस में ऐसे, तो वो कहाँ पे दिखेगा, कोकोसॉइड रेस में दिखेगा। तो यूजुअली ये अभी नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा, यूजुअली क्या होता है कि जो हेड का फॉर्म है एंड जो फेस का फॉर्म है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। जैसे कि अगर यूरोप्रोस्कोपिक सॉरी अगर लेप्टोप्रोस्कोपिक आपका फेस है, मतलब लॉन्ग फेस है, तो आपका हेड का फॉर्म भी लॉन्ग ही रहेगा, मतलब लेप्टोप्रोस्कोपिक एंड जो डॉलिकोसेफेलिक ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा। हेड का फॉर्म कैसे है, डॉलिकोसेफेलिक लॉन्ग,
एंड फेस का फॉर्म कैसा है, लेप्टोप्रोस्कोपिक लॉन्ग, निग्रोइड्स में रहता है, राइट। लेकिन तो इसको बोलते हैं हार्मोनिक कंडीशन। जब फेस का फॉर्म एंड हेड का फॉर्म एक दूसरे के कोरिलेशन में रहते हैं, एक दूसरे जैसे रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक कंडीशन। लेकिन कभी कभी इससे उल्टा हो जाता है थोड़ा, तो उसको बोलते हैं क्रेनियल डिसहार्मनी, अपोजिट कंडीशन रहता है। जैसे कि आर्मेनॉइड से, आर्मेनिया करके कंट्री है, वहां पे कैसे है, उनका फेस जो है वो नैरो रहता है, एंड जो क्रेनियम है, जो हेड का फॉर्म है, तो ब्रॉड रहता है। मतलब इनमें क्या रहेगा, नैरो फेस मतलब लेप्टोप्रोस्कोपिक फेस, एंड ब्रॉड क्रेनियम मतलब ब्रैकिसेफेलिक। तो लेप्टोप्रोस्कोपिक हेड एंड ब्रैकिसेफेलिक हेड, ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा। सिमिलरली इन इस्किमोस एंड क्रो-मैग्नन मैन, तो क्रो-मैग्नन मैन जो हमसे पहले होमोसेपियंस थे उसका एक टाइप है। तो उसके फॉसिल से भी यही पता चला है हमें कि उसका जो फेस था दैट वाज ब्रॉड, मतलब वो यूरोप्रोस्कोपिक था, और जो हेड था दैट वाज नैरो, दैट वाज लॉन्ग। तो जो ऑर्मेनाइड्स का है उसके बराबर उल्टा कॉम्बिनेशन जो था, that was in Cro-Magnon and it is also there in the Eskimos. Okay, तो अगर हार्मोनिक कंडीशन मतलब दोनों कोरिलेट करते हैं, क्रेनियल डिसहार्मनी में बराबर अपोजिट कंडीशन रहता है। ओके, देन हमने मॉर्फोमेट्रिक जो फीचर्स है उसमें दो देखे अभी। एक तो हेड से रिलेटेड देखा, देन फेस से रिलेटेड देखा, और अब हम देख रहे हैं नोज के बारे में। अगेन आता है नेजल इंडेक्स। तो नेजल इंडेक्स जो है वो इसके जैसा है, देखो सिफेलिक इंडेक्स जैसा है। हम अगेन यहाँ पे ब्रेड तो जो है नोज का वो डिवाइड कर रहे हैं लेंथ से, मतलब नेजल इंडेक्स एंड सिफेलिक इंडेक्स सेम है, ब्रेड को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, और जो फेशियल इंडेक्स है वो थोड़ा अलग है, उल्टा है, उसमें लेंथ को डिवाइड कर रहे हैं ब्रेड से। तो अगेन ये अगर हम इंडेक्स निकालते हैं तो कुछ नंबर आएगा, उसके बेसिस पे अगेन 3 टाइप से लेप्टोरिनी मतलब लॉन्ग नोज किस में रहेगा, कोकोसॉइड में। मीजोरिनी अगेन रहेगा मतलब मीडियम साइज का नोज जो रहेगा, दैट विल बी इन मोंगोलॉइड्स, एंड प्लेटी मतलब कि फ्लैट, तो वो रहेगा निग्रोइड्स में। रिनी यानी कि नोज, और जो पहला वर्ड है प्लेटी मतलब फ्लैट। तो ऐसे ये कॉम्बिनेशन करके वर्ड्स को बनाया गया है। तो इवन आप सिर्फ थोड़ा इमेजिन करोगे ना, मैंने बोला था आपको कि आप वो सिर्फ इमेज याद रखो, तो ये कैरेक्टर्स वैसे ही आपको याद रखने हैं। सिर्फ पहले मॉर्फोस्कोपिक में हमने 3 देखे, मॉर्फोमेट्रिक में हम 4 देखेंगे। 3 पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉर्फोस्कोपिक में 3 कौन से थे, स्किन कलर, हेयर से रिलेटेड कुछ फीचर्स थे, एंड देन था ये आई कलर। और अभी हम मॉर्फोमेट्रिक में 4 डिस्कस करेंगे। पहले था हेड का फॉर्म, देन था फेशियल का फॉर्म, देन था नोज के नेजल इंडेक्स, और इसके आगे है स्ट्रेचर। तो आपको बस ये कैरेक्टर्स याद रखने हैं और उसका फॉर्म के टाइप्स क्या है, तो आप सिर्फ ये नाम याद करो, क्योंकि कौन सी पॉपुलेशन में क्या आएगा वो तो सिर्फ आप वो इमेज थोड़ा मेमोराइज करोगे तो उससे ही आपको पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो कौन से पॉपुलेशन में आता है। जैसे कि फ्लैट नोज है तो आपको वो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है कि फ्लैट नोज कौन से पॉपुलेशन में आता है, वो तो सिर्फ आपको इमेज से ही पता चलेगा कि वो निग्रोइड रेस में आता है। आपको याद क्या करना है, सिर्फ ये जो वर्ड्स है थोड़े डिफरेंट, तो वो वर्ड्स आप थोड़ा याद करने की कोशिश करो। जैसे कि यूरोप्रोस्कोपिक है, डॉलिकोसिफेलिक है, लेप्टोरिनी है, प्लेटिरिनी है, तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो बस आप याद करो, बाकी का ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन है स्ट्रेचर। अगेन स्ट्रेचर क्या है, मॉर्फोमेट्रिक कंडीशन है, एंड ओके मॉर्फोमेट्रिक कंडीशन है। एक स्लाइड यहाँ पे कट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आई विल सेंड दैट टू यू। तो उसमें क्या रहेगा, स्ट्रेचर अगेन थोड़ा शॉर्ट, देन मीडियम एंड लॉन्ग स्ट्रेचर, ऐसे वेरिएशन रहेंगे अकॉर्डिंग टू रेस। तो स्ट्रेचर का जो जब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेचर के बारे में, तो एक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज बर्गमैन्स रूल। अगेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम है तो हमने क्या किया है उसको हाईलाइट किया है। ओके,
तो बर्गमन्स रूल है, ये क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग रूल है ये। तो बर्गमन का कहना ये है कि smaller size populations, they occupy warmer part of geographical range, whereas larger size जो population रहते हैं they occupy colder part of the geographical range। इसका मतलब क्या है, वार्मर साइड, वार्मर पार्ट ऑफ अर्थ कौन सा है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक्स है। तो जो ये ज्योग्राफिकल रेंज है उसमें जो पॉपुलेशन रहेगा वो स्मॉलर साइज का रहेगा। तो वहां पे कौन से आते हैं, फॉर एग्जांपल निग्रोइड्स आते हैं, तो वो हाइटेड एंड लीन रहते हैं, जो साइज रहता है बॉडी का वो स्मॉल रहता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज जितना बॉडी लीन रहेगी उतना बॉडी का सरफेस एरिया विल बी हायर, एंड जितना बॉडी सरफेस एरिया हायर है उतना जो हीट डिसिपेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से होता है, क्योंकि वहां पे हीट बहुत ज्यादा है। तो बॉडी से हीट बाहर निकालने के लिए हायर बॉडी सरफेस एरिया होना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वहां का बॉडी साइज जो है वो छोटा रहता है, मतलब हाइटेड है लेकिन लीन बॉडी है। इसका अपोजिट अभी रहेगा कोल्डर पार्ट में। तो जैसे कि आप यूरोपियन कंडीशन इमेजिन करो या फिर आर्कटिक के एरिया में, तो वहां पे कैसे रहेगा कि जो बॉडी साइज है वो दैट विल बी मोर, वो लोग थोड़े फैटी रहते हैं। ऐसा क्यों है, जितना फैट रहेगा बॉडी में उतना हीट कंजर्व करके रखेंगी ना बॉडी, क्योंकि वहां पे कोल्डर कंडीशन है तो हीट को कंजर्व करने की जरूरत है। तो जितना फैट डिपोजिशन ज्यादा उतना हीट कंजर्वेशन विल बी बेटर। तो इसलिए बर्गमैन का ऐसा कहना है कि जितना वार्मर एरिया रहेगा उतना बॉडी साइज छोटा रहेगा, एंड जितना कोल्डर रहेगा एनवायरमेंट उतना बॉडी साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके तो ये नोज के ही टाइप्स है जो हमने डिस्कस किए थे। तो दिस इज योर लेप्टोरिनी लॉन्ग नोज, दिस इज योर मीजोरिनी दैट विल बी इन मंगोलॉइड पॉपुलेशन, एंड ये है तुम्हारा प्लेटिरिनी, फ्लैट नोज है। देखो जो ब्रिज है, नेजल ब्रिज है, वो आपको फ्लैट दिख रहा है, तो दिस विल बी इन निग्रोइड पॉपुलेशन। तो ये चार्ट है ना, इसमें हमने जो अभी तक फीचर्स डिस्कस किए, हमने इन टोटल 7 फीचर्स डिस्कस किए। तो वही जो हमने डिस्कस किया वो चार्ट के फॉर्म में दिया है, सो दैट आपको एक बस आप ये चार्ट मेमोराइज करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ओके तो आप ये बाद में देख सकते हो। हाँ ओके वो जो इसका हाइट का था ना स्ट्रेचर का, वो चार्ट यहाँ पे है, देखो मुझे लगा वो मिस हो गया पार्ट, इट इज हियर। ओके तो आप वो देख लेना। हाँ अभी हमने पहले क्या डिस्कस किया, रेस के बारे में देखा, डेफिनेशन क्या है, रेस डेवलप कैसे होती है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, उसके बारे में हमने मेजर रेसेस देखे वर्ल्ड के। देन वी डिस्कस्ड कि कौन से कैरेक्टर्स है जिनके बेसिस पे हम डिवीजन कर रहे हैं रेसेस का। अब हम आते हैं रेसिज्म पे। तो रेसिज्म क्या है, एक आप सिचुएशन कंसिडर करो। ओके अभी ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा आपको मजा आएगा कि ऐसा कंसिडर करो कि मेरे यहाँ पे 2 पेन पड़े हैं। ओके एक है पिंक कलर का और एक है ब्लू कलर का। तो ऐसा कंसिडर करो कि मुझे ब्लू कलर पसंद है, तो आई विल पिक द ब्लू पेन एंड आई विल से कि बिकॉज वो कलर मुझे पसंद है, तो आई विल से कि ये जो ब्लू कलर है ना दैट इज बेस्ट। तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, ब्लू कलर तो बेस्ट है ही, उसके आगे जाके अगर ये पेन है वो बिकॉज ये ब्लू कलर का है तो सबसे अच्छा हैंडराइटिंग जो आएगा वो ब्लू पेन से ही आएगा। ओके बिकॉज जो ह्यूमन का टेंडेंसी है नेचुरल, वो ऐसा रहता है कि हमें हमेशा डिफरेंशिएट करना होता है, हमें हमेशा सेग्रीगेट करने का टेंडेंसी रहता है। और वो सेग्रीगेट भी हम कैसे रहते हैं, हमारे लाइकिंग एंड दूसरे के लाइकिंग्स। जैसे कि हम और वो, हम और दूसरे, हम फैमिली क्यों बनाते हैं, हम एक कॉलेज में जाके फ्रेंड्स का ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमेशा हमको डिफरेंशिएट करना होता है बिटवीन अस एंड दे। हमें अपना ग्रुप और अलग ग्रुप, उनमें हमेशा हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये ह्यूमन का साइकोलॉजी है कि हम हमेशा चीजों को, लोगों को सेग्रीगेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे पेन के बारे में हुआ
कि एक्चुअली कुछ कनेक्शन नहीं है ना, साइंटिफिक कुछ कनेक्शन नहीं है कि बिकॉज वो ब्लू कलर मेरा फेवरेट है तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो बेस्ट है। और ये तो बहुत ही हो गया कि बिकॉज वो ब्लू कलर का पेन है उससे हैंडराइटिंग भी अच्छा आता है, तो इसको कुछ भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है, जस्ट बिकॉज अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसा कंडीशन रखते हैं। तो सेम अभी आप चीज है वो आप रेसिज्म को अप्लाई करो कि कुछ जो पर्टिकुलर कलर के लोग रहेंगे वो बोलेंगे कि हमारा जो कलर है दैट इज बेस्ट कलर। ओके, वो कौन बोलते हैं? मोस्टली व्हाइट शेड्स के पीपल, कि जो कलर है ये व्हाइट वो बेस्ट है। बस इतना ही नहीं कि ना ही वो कलर बेस्ट है, जो लोगों के पास वो कलर है दे आर इमोशनली, दे आर मेंटली सुपीरियर, मतलब वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। बस इतना ही नहीं कि हम लोग का जो कल्चर है, जिस तरह से हम रहते हैं, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है वो भी सबसे सुपेरियर है। तो इसको बोलते हैं रेसिज्म, कि एक जो पर्टिकुलर रेस रहेगा वो बोलेगा कि हमारी जो रेस है दैट इज सुपीरियर देन योर रेस, तो उसको बोलते हैं रेसिज्म। तो रेस एंड रेसिज्म के बारे में आप डिफरेंस देखो क्या है। रेस का डेफिनेशन क्या था कि एक जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जिनमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कॉमन है, जैसे कि बॉयड, अगेन यहाँ पे देखो बॉयड क्या बोलता है? रेस इज अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि स्टार्स का कॉन्स्टिलेशन रहता है, वैसे ही रेस मतलब कॉन्स्टिलेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। एक रेस में बहुत सारे फीचर्स क्या है? कॉमन रहते हैं, लेकिन इसको कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेस है। हमने देखा, हमने जो कैरेक्टर्स देखे उसमें हमने देखा कि कैसे कोई एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में ये कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं, एंड उसमें कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल बेस है, जेनेटिक्स का रोल है। हमने वहां पे ये नहीं बोला कि अगर कुछ रेस के ये कैरेक्टर्स है तो वो रेस सुपीरियर है या इंफीरियर है। हमने सिर्फ डिफरेंशिएट किया लोगों में, हमने सिर्फ कैरेक्टराइज किया कि ये ग्रुप के ये कैरेक्टर्स रहते हैं, है ना। तो इसको जो रेस का कॉन्सेप्ट है उसको कुछ ना कुछ साइंटिफिक बायोलॉजिकल एक फाउंडेशन है। ओके, और हमें ये पता है कि उसमें देयर इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, ये जो कैरेक्टर्स है वो जेनेटिकली पास हो रहे हैं। ओके, तो उसके जो बराबर उल्टा कंसेप्ट है वो रेस का है। रेस का जो कंसेप्ट, रेसिज्म का जो कंसेप्ट है वो देखो कि हमारे साइकोलॉजी में है सिर्फ, उसको कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। एक रेस बोल रहा है कि हम सुपेरियर है देन योर रेस, तो जस्ट बिकॉज वो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहे हैं, उसको कुछ भी साइंटिफिक बेस नहीं है। तो वो इथनोसेंट्रिक कंसेप्ट है। इथनोसेंट्रिक कंसेप्ट मतलब खुद के कल्चर को बाकी कल्चर से सुपेरियर मानना, तो उसको बोलते हैं इथनोसेंट्रिज्म। ओके, ये इंपॉर्टेंट टर्म है एंथ्रोपोलॉजी का, एंड इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने देखो उसको हाईलाइट किया है। तो ऐसे ये आप टर्म याद रखो। तो जो रेसिज्म का कंसेप्ट है वो इमेजिनरी है, इट इज साइकोलॉजिकल, इट इज इथनोसेंट्रिक, एंड देयर इज अ नोशन ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी। तो अगेन जो ये जो रेसिस है कुछ जो खुद को सुपीरियर मानते हैं, तो वो ऐसा 4 बेसिस पे बोलते हैं। तो ये 4 बेस कौन से है? फर्स्टली वो बोलते हैं कि जैसे कि हमारा जो ब्लड है दैट इज प्योर एंड सुपीरियर, देन हमारा जो कलर है दैट इज फाइन, देन जो मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी है, मतलब कि जो इंटेलिजेंस है वो भी हायर है देन अदर रेसेस, एंड वी आर कल्चरली सुपीरियर। तो 4 कैरेक्टर्स आप याद रखो कि जिसके बेसिस पे रेसिज्म ये कंसेप्ट जो फाउंडेशन पे खड़ी है, तो वो 4 कैरेक्टर्स है, 4 बेस है। वो कौन से है? एक तो ब्लड, देन है कलर, देन इंटेलिजेंस एंड कल्चर। ओके, ये 4 चीजें आप ध्यान में रखो। तो ये 4 बेसिस पे वो क्लेम करते हैं कि वी आर सुपीरियर। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि जो रेसिस खुद को सुपीरियर मानते हैं वो हमेशा खुद को कुछ ना कुछ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एडवांटेजेस लेते हैं, एंड बाकी के जो रेसेस है उनके साथ इनजस्टिस करते हैं, एट्रोसिटीज करते हैं, एंड हमेशा उनको एक उन पे अन्याय करते हैं। ओके, तो अगर आप इनका कंसिडर करो एग्जांपल ब्रिटिशर्स का, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए इन 17th सेंचुरी, तो उनका बेसिक मोटो क्या था? उनका मोटो था कि इंडिया को इकोनॉमिकली ड्रेन करना है, उनको ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, है ना। लेकिन उन्होंने ऐसा डायरेक्टली बोला कि हमें ऐसा नहीं बोला। उन्होंने ऐसा बोला कि सिंस वी आर सिविलाइज्ड पीपल, जो वो लोग थे
सिंस वो सिविलाइज्ड लोग थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हम कल्चरली सुपीरियर है, हम मोर सिविलाइज्ड है आपसे, तो हम आपको सिविलाइज करने आए, हम आपको सुधरने के लिए आए, क्योंकि वो हमें बारबरिक मानते थे, ओके, हमें इंफीरियर मानते थे। तो उन्होंने दिखाया ऐसे कि वो सिविलाइज थे और वो हमको भी सिविलाइज करने आए। तो बिकॉज वो हमें थोड़ा इंफीरियर मानते थे कल्चरली एंड इंटेलिजेंस वाइज, तो इनिशियली जो इम्पोर्टेंट पोस्ट थे, जैसे कि जुडिशरी में है, आर्मी में है, पुलिस में है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में है, इवन इन लेजिस्लेचर, तो ये जो सारे इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो किसके लिए रिजर्व थे? यूरोपियंस के लिए रिजर्व थे। और हमें इंडियंस को हमेशा डिफरेंशिएट किया जाता था। तो ऐसे ही तो आप इसको समझ सकते हैं इस बात को फिर कि कैसे अगर कोई रेस खुद को सुपीरियर मान रहा है, तो जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एडवांटेजेस लेते थे। इवन रेस्टोरेंट्स में भी लिखा रहता था, क्लब्स में या फिर रेस्टोरेंट्स में, कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो इतना नीचे मानते थे वो लोग। तो अगर हम और एग्जांपल्स के बारे में देखें, तो वर्स्ट अगर कुछ एग्जांपल रहेगा रेसिज्म में इन हिस्ट्री, इन ह्यूमन हिस्ट्री टिल डेट, दैट वाज बाय हिटलर। तर ये जो हिटलर था, एडोल्फ हिटलर, वो मानता था कि आर्यन रेस है, ये जो आर्यन रेस है उसकी, दैट इज सुपीरियर देन एनी अदर रेस इन द वर्ल्ड। आर्यन एक एक्चुअली ये रेस नहीं है, जो जर्मन पॉपुलेशन है उनको ही वो ही यूज्ड टू से द यूज्ड टू कॉल द आर्यन रेस। तो उसका मानना ये था कि ये जो आर्यन रेस है, इट इज सुपीरियर देन एनी अदर रेस। एंड इसने यहाँ पे डार्विन का कंसेप्ट अप्लाई किया। डार्विन क्या बोलता है? ही सेज कि देयर इज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट पॉपुलेशन रहती है हमेशा वही सर्वाइव करती है, लेकिन वो नेचुरली होता है। लेकिन हिटलर ने क्या किया, ये कंसेप्ट खुद अप्लाई किया अपने पॉपुलेशन में, टू फर्दर हिज पॉलिटिकल मोटो, टू फर्दर हिज पॉलिटिकल पोजीशन। उसने अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए ऐसा बोला कि हमारी जो रेस है, आर्यन रेस, ये प्योर है ब्लड में, वो सुपीरियर है और एंड फिट है सबसे। तो डार्विन क्या बोलता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो कौन सी रेस को सर्वाइव करना चाहिए? आर्यन रेस को। और वो मानता था कि जो जूइश है, जो जू लोग है, वो सबसे इंफीरियर है, वो फिट नहीं है, वो अनफिट है। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन्स रूल उनको नहीं जिंदा रहना चाहिए। तो इसलिए हिटलर ने थ्रू हॉलोकास्ट अराउंड 6 मिलियन जूस, मतलब 60 लाख लोगों का मर्डर किया था। सो वी कैन कंसिडर कि कितना हॉरिबल सिचुएशन रहेगा। तो ये वर्स्ट एग्जांपल है ऑफ रेसिज्म टिल डेट। 6 मिलियन जूस, आई मीन इट इज अ ह्यूज नंबर। just because someone's ego, so many people had to sacrifice their beautiful lives. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। तो अगेन यहाँ पे जो व्हाइट एंड ब्लैक्स ऐसा कंसेप्ट है, तो ब्लैक्स को दे यूज टू डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट एंड सेग्रीगेट। तो जैसे कि कुछ रोड्स थे वो सिर्फ एंड सिर्फ व्हाइट पीपल के लिए रिजर्व रहते थे। अगर रात के टाइम पे, दिन के टाइम पे जो ब्लैक पीपल थे, दे कुड नॉट इवन कम आउट ऑफ देयर होम्स, बिकॉज उनका शैडो भी नहीं पड़ना चाहिए ऑन व्हाइट पीपल। तो इतना वर्स्ट ये सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका। एंड इफ यू कैन रिमेम्बर, जो एक फेमस पर्सनालिटी है पहले जिन्होंने ये सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाया, दैट वाज नन अदर देन ऑनरेबल महात्मा गांधी जी। एंड उसके बाद उनसे ही इंस्पिरेशन लेके जिन्होंने आवाज उठाया वो थे नेल्सन मंडेला। तो ये अपार्थाइड सिस्टम भी एक रेसिज्म का ही वर्स्ट एग्जांपल है। नॉट ओनली दिस बट देखो ये इसका है, साउथ अफ्रीका का ये एग्जांपल है। जैसे कि बोर्ड है, वहां पे लिखा है कि these public premises and the amenities thereof have been preserved for the exclusive use of white persons। मतलब व्हाइट पर्सन्स के लिए उन्होंने वो एक्सक्लूसिवली रिजर्व करके रखा है। ओके, तो ऐसे क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन होता था। इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स
जो इंटररेशियल मैरिजेस है उन पे बैन था थ्रू आउट 1960s। ओके, तो हमने अभी रेसिज्म के बारे में कुछ पढ़ा कि कैसे रेसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, एंड हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का, दैट इज रेसिज्म मिथ। तो ये अभी पार्ट ऐसा है कि हम ये पार्ट में देखेंगे कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सभी गलत है। ओके, तो हम ये देखेंगे कि रेस एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट, मतलब हमने जो कैरेक्टर्स के बेसिस पे रेसेस देखे वो भी कैसे गलत है, एंड रेसिज्म ये जो कल्चरल कंसेप्ट है वो भी कैसे गलत है। तो हम दोनों साइड्स देखेंगे कि रेस एज अ कंसेप्ट कैसे वैलिड नहीं है, कैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो सब गलत कैसे है, वो हम ये पॉइंट में देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि रेस एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ये कैसे मिथ है, ये कैसे वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि देखो, रेस को हमने बोला अगेन इट इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ कैरेक्टर्स। एक रेस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कॉमन रहते हैं वो रेस के पॉपुलेशन में, लेकिन हमें ये नहीं पता, हमें साइंटिफिकली ये नहीं पता कि एक रेस में एग्जैक्टली कितने कैरेक्टरिस्टिक, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होने चाहिए। इसी का मतलब है कि अगर हमें दो रेसेस में डिफरेंशिएट करना है तो वी एग्जैक्टली डोंट नो कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन, टू हैव अ क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन टू रेसेस। तो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है। तो बिकॉज हमें नंबर पता नहीं है, हम एग्जैक्टली पॉपुलेशन को डिवाइड नहीं कर सकते इन रेसेस। तो इसीलिए कुछ कुछ जो स्टडीज है वो बोलते हैं कि 3 है रेसेस, कुछ बोलते हैं कि 4 है, कुछ स्टडीज तो ये बोलते हैं कि देयर आर 32 ह्यूमन रेसेस। तो एज मच एज दीज रेसेस आर गिवन, तो इसी का मतलब ये है कि देयर इज नो क्लियर कट एग्रीमेंट एंड क्लियर कट क्राइटेरिया कि एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स मतलब वन रेस को कंस्टिट्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सपोज कि एक रेस का एक कुछ तो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, जैसे कि अगर कोकोसाइड रेस है तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, व्हाइट शेड का कलर, स्किन कलर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट शेड के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ कोकोसाइड पॉपुलेशन में ही रहेंगे। उसी का मतलब ये है कि एनी रेस डज नॉट हैव एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ एनी कैरेक्टर। ओके, मतलब व्हाइट कलर सिर्फ कोकोसाइड में ही नहीं दिखेगा, वो इंडियंस में भी तो दिखता है व्हाइट कलर। ल्यूकोडर्म जो स्किन कलर है वो इंडियंस में भी दिखता है। वैसे ही अब अगर आप ब्लड ग्रुप का एग्जांपल कंसीडर करो तो वो अमेरिकन इंडियंस में है कॉमन, लेकिन वो मोंटाना के कुछ ट्राइब है, मोंटाना के ये जो कुछ ट्राइब है उनमें भी ये कॉमन दिखता है ना। तो इसी का मतलब है कि इवन इफ कोई कैरेक्टरिस्टिक वो रेस का रहेगा, वो एक्सक्लूसिवली वो रेस में नहीं रहेगा बल्कि वो बाकी पॉपुलेशन में भी दिखेगा। ओके, तो पहले हमने ये देखा कि एग्जैक्टली देयर इज नो क्लियर कट क्राइटेरिया कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस होना चाहिए टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेसेस। देन इवन इफ कोई कैरेक्टर एक रेस में है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो कैरेक्टर एक्सक्लूसिवली वो पॉपुलेशन में रहेगा, वो बाकी के रेसेस में भी दिख सकता है। तो अगर वो कैरेक्टर ही बाकी के रेसेस में है तो आप खुद को प्योर कैसे कंसिडर कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, तो वो ये जो कुछ स्टडीज है वो बोलते हैं कि अगर कुछ दो रेसेस में डिफरेंस है, नो डाउट देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन रेसेस, बट मानो कि अगर निग्रोइड एंड मंगोलाइड पॉपुलेशन है, रेस है, तो ये दो रेस है उनमें जितना डिफरेंसेस रहेंगे उससे ज्यादा डिफरेंसेस उनके इंडिविजुअल पॉपुलेशन में रहेंगे। मतलब जितने डिफरेंसेस ये कोकोसाइड एंड मंगोलाइड में रहेंगे उससे ज्यादा डिफरेंसेस कोकोसाइड रेस के लोगों में ही रहेंगे। तो अगेन यहाँ पे आता है पॉइंट कि अगर एग्जैक्टली हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते और ज्यादा डिफरेंस खुद के रेस में ही है, तो हम बाकी के लोगों से खुद को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बोलते हैं कि देखो, हमने अभी स्किन कलर का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं एंड इट इज अ मोस्ट कॉमन फीचर ऑन व्हिच रेसेस आर डिवाइडेड। तो अब कलर का ही कंसीडर करो जो हम नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं।
कलर अभी रेसेस में कलर डिफरेंट रहते हैं, जैसे कि कॉकोसाइड में व्हाइट है, इसमें येलो है, मंगोलाइट्स में येलोइश शेड एंड निग्रोइड्स में ब्लैकिश है, डार्कर स्किन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अफ्रीका अभी कॉन्टिनेंट खत्म हो गया तो ब्लैक कलर खत्म एंड डायरेक्टली यूरोप चालू होते ही व्हाइट शेड चालू होता है, ऐसा नहीं है। इक्वेटर से पोल्स तक ये जो डार्कर स्किन है वो ग्रेजुअली चेंज हो रही है, बिकॉज वो फीचर डेवलप क्यों हुआ है? इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट, राइट? तो बिकॉज एनवायरमेंट इक्वेटर से पोल तक धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, इसके वजह से ये जो कलर है या फिर ये जो कैरेक्टर्स है वो भी ग्रेजुअली डेवलप हो रहे हैं। तो इसी का मतलब ये है कि हम जो क्लियर कट डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि इनमें ये कलर है, ये पॉपुलेशन में ये है, ये रेस में ये है, या फिर हेड का फॉर्म है कि पर्टिकुलर रेस में ऐसा ही रहेगा, निग्रोइड्स में ऐसा रहेगा, कॉकोसाइड में ऐसा रहेगा, तो ऐसे क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। देयर इज अ कंटिन्यूटी, ओके? जैसे कलर के बारे में है वैसे ही बाकी के फीचर्स के बारे में है, तो अगेन आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्लियरली। देन पॉइंट है कि देखो हमने जो 4 कैरेक्टर्स देखे थे विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेस, तो उसमें क्या बोला था कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होना जरूरी है, लेकिन वो आइडियल कंडीशन है। जब कुछ कम्युनिकेशन के डिवाइसेस कम थे, दैट वाज एट दैट टाइम इट वाज क्वाइट पॉसिबल, बट नाउ वर्ल्ड इतना कनेक्टेड हो गया है, इतना कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है कि अब ये टाइम पे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड कोई भी कंट्री, कोई भी कॉन्टिनेंट और कोई भी रेस नहीं है। इसका मतलब सभी रेसेस जो है वो एक दूसरे के साथ ब्रीड कर रही है, वो इंटरमिक्सचर होकर रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो अभी वो जो बेसिक कंडीशन है वही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो अगेन वी कैन नॉट डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, बिकॉज कैरेक्टर्स जो है वो मिक्स हो रहे हैं। इसे यहाँ पे अगेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का रेफरेंस है, वो जो मूडी नाम का एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ही सेज कि geographical copiousness has gone by, so the gene frequencies are continuously getting interchanged। इसका मतलब कैरेक्टर्स अभी इंटरचेंज हो रहे हैं, तो कोई भी जो कैरेक्टर्स है वो एक पर्टिकुलर रेस का मोनोपोली वो कैरेक्टर पे नहीं रहेगा, ओके? तो हमने ये जो कुछ पॉइंट्स थे उसमें हमने देखा कि जो रेस एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट है वो वैलिड नहीं है, ओके? हमने देखा कि देयर आर नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ जीन्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू कैन डिफरेंशिएट। देन नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि कैसे एक अगर पर्टिकुलर कैरेक्टर है रेस का तो वो उसका एक्सक्लूसिव पोजीशन में नहीं रहता है। देन आता है कि कैसे जितना डिफरेंस दो रेसेस में रहता है उससे ज्यादा डिफरेंस एक इंडिविजुअल रेस है उसके पॉपुलेशन में रहेगा। देन हमने देखा कि कोई भी कैरेक्टर है वो ऐसा एब्रप्टली चेंज नहीं होता है फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, कोई भी कैरेक्टर है वो कंटिन्यूअसली चेंज और ग्रेजुअली चेंज होता है, तो अगेन हम क्लियर कट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एंड देन हमने देखा कि जो मेन बेस था फॉर रेशियल डिफरेंशिएशन दैट वाज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, because of which there were genetic differences। अभी वो reproductive isolation ही नहीं रहा, जीन्स सब इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो अगेन रेस को हम क्लियर कर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, रेसेस को, ह्यूमन पॉपुलेशन को। तो रेस एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी अभी वैलिड नहीं है। डिफरेंसेस है ह्यूमंस में, नो डाउट अबाउट दैट, बट क्लियर कट रेशियल डिफरेंसेस हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि कैसे ग्रेजुअली फेस में, कलर में, फेशियल फीचर्स में ग्रेजुअली चेंज हो रहा है इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है। अब हम देखेंगे कि रेस एज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट, मतलब रेस एज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट मीन्स जो रेसिज्म है उसको हम देखेंगे कि ये कैसे वैलिड नहीं है। वो तो हमको पता ही है कि इट इज नॉट अ वैलिड कंसेप्ट, इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन ईगो, इट इज अ इथनोसेंट्रिक कंसेप्ट। तो हम साइंटिफिकली के देखेंगे कि वो कैसे गलत है, रेसिज्म एज अ कंसेप्ट कैसे गलत है, ये हम साइंटिफिकली देखेंगे। वो हम कैसे करेंगे कि जो 4 पिलर्स हमने देखे थे, ब्लड है, देन इंटेलिजेंस है, देन है कल्चर एंड फाइन कलर। तो
ये जो 4 पिलर्स है जिसके बेस पे ये रेसिज्म रिलाय करता है, वो 4 पिलर्स ही कितने गलत है वो हम अभी प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट है प्योरिटी एंड सुपीरियोरिटी ऑफ ब्लड। तो जो सुपीरियर, जो रेसिस खुद को सुपीरियर मानते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड जो है प्योर, तो ब्लड में जो डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट रेसेस वो किसके वजह से हो सकता है? एक तो ब्लड ग्रुप्स वेरी होते हैं रेस वाइज, एंड हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर वेरी होता है। तो जो ब्लड ग्रुप्स है उस पर बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट किए गए हैं, एंड उससे ये पता चला है कि जो ब्लड ग्रुप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस द रेसेस, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि कोई रेस के पास जो ब्लड ग्रुप है वो एक्सक्लूसिवली है। ओके, तो सारे ब्लड ग्रुप सारे रेसेस में हमें दिखते हैं, और तो इसी का मतलब है कि अगर कोई रेस के पास उसका एक्सक्लूसिव ब्लड ग्रुप नहीं है और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो बाकी के पॉपुलेशन में भी है, तो कोई भी ब्लड सुपीरियर या प्योर नहीं हो रहा। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया है, जो ब्लड ग्रुप बी है वो एशियाटिक पॉपुलेशन में कॉमन है। However, it also characterizes the pygmies in the Congo region। मतलब जो कॉन्गो बेसिन है वो अफ्रीका में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, तो वहां के लोगों में भी ब्लड ग्रुप बी कॉमन है। तो इसी का मतलब है कि कोई भी ब्लड प्योर नहीं है। नेक्स्ट इज कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में पॉपुलेशन वाइज डिफरेंसेस है, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि जो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉमन इन ऑल रेसेस। जो बेसिक जो फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है वो सब में सेम है, और जो माइनर डिफरेंसेस है दैट आर बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट। तो अगेन उसमें कुछ सुपीरियर एंड और इंफीरियर नहीं है, जो भी डिफरेंसेस है वो इन्वायरमेंट की वजह से है। तो जो हमने ये दो पॉइंट्स देखे, तो इससे हमें पता चला कि जो प्योरिटी एंड सुपीरियोरिटी ऑफ ब्लड ये जो कंसेप्ट है दैट इज नॉट ट्रू। देन हम देखते हैं कि बेस ऑफ फाइन कलर। तो फाइन कलर का हमने पहले ही देखा था कि इक्वेटर से जब हम इसके पास जाते हैं पोल्स के रीजन में, तो इक्वेटर से पोल्स तक जो कलर है स्किन का वो ग्रेजुअली चेंज होता है फ्रॉम डार्कर स्किन टू लाइटर स्किन। ओके, पहले ही देखा है हमने ये कि और स्किन कलर वेरी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दैट सनलाइट एंड मेलानिन पिगमेंटेशन। तो वो वेरी करता है फ्रॉम इक्वेटर टू सनलाइट, फ्रॉम इक्वेटर्स टू पोल। तो ये जो रूल है उसको बोलते हैं गोल्गर्स रूल। अगेन हमने हाईलाइट किया इसको कि वो बोलते हैं कि विद इन सेम स्पीसीज देयर इज टेंडेंसी टू फाइंड मोर हेवीली पिगमेंटेड पॉपुलेशन टुवर्ड्स द इक्वेटर एंड लाइटर पॉपुलेशन अवे फ्रॉम इट। मतलब इक्वेटर के पास ज्यादा पिगमेंटेड लोग रहेंगे, डार्कर स्किन लोग रहेंगे, एंड जो लाइटर पॉपुलेशन है दैट विल बी अवे फ्रॉम इक्वेटर। तो हमने डार्क स्किन का तो देखा था कि क्यों है, अभी लाइटर स्किन देखते हैं कि फोकोसाइड में लाइटर स्किन क्यों रहता है। बिकॉज वहां पे लेस अमाउंट ऑफ सनलाइट रहता है, बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, एंड इसीलिए मेलानिन पिगमेंटेशन भी कम है। तो वहां पे सनलाइट कम है, तो सनलाइट देखो विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए इट इज वेरी इसेंशियल। तो जितना सनलाइट कम रहेगा तो विटामिन डी सिंथेसिस भी कम हो सकता है। तो वो कंपेंसेट करने के लिए उनमें उनके पास व्हाइट कलर है, जितना व्हाइट कलर रहेगा उतना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट दे कैन एब्जॉर्ब, तो विटामिन डी सिंथेसिस भी उतना अच्छे से होगा। तो वो कंपेंसेट करने के लिए उनमें लाइटर स्किन है। जैसे डार्कर स्किन का एक्सप्लेनेशन था वैसे ये लाइटर स्किन का है। तो इसी का मतलब है जो कलर है अगेन वो कौन किसके रिस्पॉन्स में है? एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में है। तो अगेन जो भी ये है सुपेरियोरिटी या इंफेरियोरिटी, इसका कुछ यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं है, जो है वो एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में है। ओके, तो हमने ये जो सेकेंड मिथ था फॉर रेशियल डिफरेंशिएशन वो भी हमने वो बस्ट किया है। तो नेक्स्ट जो पिलर है दैट इज मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। जो सुपीरियर रेसेस खुद को समझती है जैसे कि हमारा इंटेलिजेंस जो है वो बाकी के रेसेस से ज्यादा है। तो अभी देखो हम इंटेलिजेंस मेजर कैसे करेंगे? फ्रॉम ब्रेन। तो स्टडीज ये बोलती है कि जो वेट है ब्रेन का, जो फ्रंटल लोब है, जो यहाँ का पार्ट है ब्रेन का, उसका जो वेट है वो सारे ह्यूमंस में ब्लैक एंड व्हाइट में इट इज कांस्टेंट।
तो वेट का तो कुछ वेट डिफर ही नहीं कर रहा है ब्रेन का कोई भी रेस में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेट, ब्रेन का वेट और इंटेलिजेंस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। ओके, तो इवन इफ ज्यादा होगा भी वेट किसी का ब्रेन का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो बहुत डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रेन के साइज का इसके साथ, इंटेलिजेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो अगेन देयर इज नो नोशन ऑफ सुपेरियरिटी एंड इंफीरियरिटी बिटवीन द रेसेस। देन आता है कल्चरल सुपेरियरिटी। तो वो लोग जो रेसेस खुद को सुपेरियर मानते हैं, अगेन वो कहते हैं कि हमारा कल्चर जो है, हमारा जो वे ऑफ लिविंग है, जैसे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सुपीरियर है, हमारी जो हमारा जो डाइट है, जिस तरह के कपड़े हम पहनते हैं, वही सबसे सुपीरियर है, वही सबसे बेस्ट है। लेकिन ये कौन कह रहा है? वो खुद से कह रहे हैं ना, दे बिकॉज ऑफ देयर ईगो कह रहे हैं, दे वांट टू डिफरेंशिएट बिटवीन वी एंड दे। इसलिए दे आर सेइंग कि उनका जो है वो सुपीरियर है, उनका कल्चर सुपीरियर है। हमने वो ब्रिटिशर्स का एग्जांपल भी कंसिडर किया कि कैसे वो खुद को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। लेकिन साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है या फिर कल्चर है, वो किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर रेस ने नहीं किया है, फॉर्म किया है, बल्कि ये सारे ह्यूमंस का, सारे होमोसेपियंस का कलेक्टिव एफर्ट्स है, जिसके उसका रिजल्ट है ये जो अभी जो प्रेजेंट कल्चर है, वो ये सबके एफर्ट्स का और सबके मेहनत का फल है। तो ये कोई भी एक पर्टिकुलर रेस का मोनोपोली नहीं है। एंड इवन अगर हम पास्ट में जाके भी देखते हैं, तो जब यूरोपियंस अभी भी बहुत बार्बरिक स्टेज में थे, बहुत ही वो लोग बैकवर्ड स्टेज में थे, तब जो ग्रीक सिविलाइजेशन था, ग्रीक कल्चर था, बहुत ही एक वेल डेवलप्ड कल्चर था ग्रीक कल्चर, या फिर हमारा जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, हरप्पन कल्चर था, जब यूरोपियंस सो रहे थे तब ये सब कल्चर जो थे वो बहुत वेल डेवलप्ड थे। तो अगेन ये नहीं, ये उनका जो नोशन है कि हमारा सुपीरियर है क्योंकि सबसे पहले डेवलप हुआ है, तो वो भी नोशन उनका गलत है। तो अगेन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कल्चरल सुपेरियरिटी एंड इंफीरियरिटी। इसी का मतलब है कि इथनोसेंट्रिज्म जो है, इसका मतलब जो हमने पहले डिस्कस किया कि खुद के रेस को ही सुपीरियर मानना, दैट इज गलत। एंड जो कल्चरल रिलेटिविज्म का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही एंथ्रोपोलॉजी के रिलेशन से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कल्चरल रिलेटिविज्म। तो इसका रेफरेंस आप एंथ्रोप के बहुत सारे क्वेश्चंस में दे सकते हो। तो कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब ये है कि खुद के कल्चर को रिस्पेक्ट देना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के कल्चर्स को आपको कम समझना है। सारे जो कल्चर है वो अपने अपने यूनिक एनवायरनमेंट के वजह से, सोशल कंडीशन से, पॉलिटिकल कंडीशन से, हर एक कल्चर जो है वो यूनिकली डेवलप हुआ है। तो आपको कोई भी कल्चर को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं मानना है, बल्कि आपको हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। तो उसको बोलते हैं कल्चरल रिलेटिविज्म। तो हमने अभी दोनों कंसेप्ट देखे कि रेस एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट कैसे गलत है एंड रेस एज अ कल्चरल कंसेप्ट ये दोनों कैसे गलत है, वो हमने ये इसमें देखा पॉइंट में। तो ये जो कंक्लूजन मैंने एक बुक से लिखा है, तो उसमें हक्सले एंड हेडन, तो ये जो दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि रेस एज अ मिथ, रेस मिथ कैसे है, अनप्रेजेंट रिलेवेंस आपको रेस का लिखना है, तो उसमें आप ये रेस के कोई भी क्वेश्चन में एक्चुअली आप ये कंक्लूजन लिख सकते हो। तो ये दोनों एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, थिंकर है, वो बोलते हैं कि the term racism is quite unfit to be used in the present day world because it has done an incalculable damage to the world peace, so it is desirable to avoid it। तो ये जो रेसिज्म है उसने ऑलरेडी वर्ल्ड पीस को बहुत डिस्टर्ब किया है, बहुत सारे पॉपुलेशन पे इसके वजह से इनजस्टिस हुआ है, उन पे अन्याय हुआ है। तो हमें अभी ये टर्म को अवॉइड करना चाहिए और रेस के कंसेप्ट को हमें मिटाना है। तो हमने पहले देखा कि रेस क्या है, रेस कौन से कैरेक्टर्स पे होता है, रेसिज्म क्या है। बाद में हमने ये डिस्कस किया कि दोनों कंसेप्ट कैसे गलत हैं। एंड अभी हम देखेंगे कि डिस्पाइट ओके, ये बीच में एक यूनेस्को का डिक्लेरेशन है। तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस का है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका एक डिक्लेरेशन है बहुत ही फेमस। तो
उन्होंने रेसेस के बारे में, रेसिज्म के बारे में एक डिक्लेरेशन दिया है एंड उसी को अभी फॉलो किया जाता है। तो यूनेस्को बोलती है कि ऑल ह्यूमंस बीइंग ऑन दिस हेमिस्फीयर बिलोंग टू ओनली वन स्पीसीज दैट इज होमो सेपियंस। मतलब हम सब होमो सेपियंस स्पीसीज को बिलोंग करते हैं और हमें जो डिफरेंसेस है, देयर इज नो डाउट दैट देयर आर सम डिफरेंसेस इन द फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी, either because of hereditary trait, that is because of genetics, or because of environment, but generally both affect it। मतलब जो भी characters है और differences है that are because of the heredity as well as environment। then वो बोलते हैं यूनेस्को कि the change in hereditary trait is because of mutation and cross marriage। ये जो change है heredity में, genetics में, that is because of mutation। तो ये mutation क्या है वो आपको exactly जब हम genetics पढ़ेंगे तो तब आपको पता चलेगा। Okay, next the declaration says कि the race cannot be grouped on the basis of religion, geographical, cultural and linguistic factors। तो जो culturally race का concept है, racism है, उसको कोई भी scientific base नहीं है। Then they say कि the present day classification of mankind as Caucasoid, Mongoloid and Negroid are neither because of any anatomical science nor it gives rise to any notion of superiority or inferiority। तो यूनेस्को ये सब चीज को नहीं मानता है। Then intelligence do not play any part in the classification of races। Also the cultural differences are not the cause of racial difference and the so-called pure races are nowhere to be found in the world। The human beings are equal and they deserve equal treatment। तो आप कंक्लूजन में या फिर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रेजेंट डे रिलेवेंस लिखो रेस का, या फिर रेस कैसे एक मिथ है वो आप डिस्क्राइब करो, तो उसमें आप यूनेस्को के डिक्लेरेशन के ये कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं। उससे आपके आंसर को थोड़ा ऑथेंटिसिटी मिलेगा। देन आता है प्रेजेंट डे रिलेवेंस। हमने देखा कि रेस कैसे गलत है, इवन यूनेस्को भी रेस को नहीं मानता है, लेकिन लोग फिर भी मानते हैं। तो रेस का कंसेप्ट है जो करेंटली भी प्रैक्टिस में है and even today it is used to discriminate people and to inflict injustice upon them। तो जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ कि यूएस में अनफॉर्चुनेटली एक ब्लैक पर्सन he was killed by पुलिस। तो उसके वजह से बहुत ही वर्ल्ड में सोशल मीडिया मूवमेंट्स चालू हुए, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर। लेकिन इवन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी अपनी उनका जो एक फेमस फेयरनेस क्रीम है उससे फेयर वर्ड जो है उसको हटाया गया है। लेकिन सोचने की बात ये है कि जब तक हम फेयरनेस क्रीम्स मार्केट में ले रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तब तक रेस का कंसेप्ट तो चलता ही रहेगा। इसका मतलब जब तक फेयरनेस क्रीम है तब तक आप कहीं ना कहीं, इवन दो आप वो फेयर वर्ड वो क्रीम से हटा रहे हो, फिर भी आप प्रमोट तो फेयरनेस ही कर रहे हो ना। तो इसी का मतलब आप रेस को सिग्निफिकेंस, आप कलर को सिग्निफिकेंस दे रहे हो। तो वर्ड हटा के कुछ नहीं होगा वो जब तक। एंड स्टिल इवन इफ वी सी, ये देखो ये मूवमेंट्स के वो कुछ पोस्टर्स है, जैसे कि वी कांट ब्रीथ, रेसिज्म इज अ पैंडेमिक, क्योंकि कोरोना के टाइम पे ही चालू हुआ था वो मूवमेंट। तो रेसिज्म इज अ पैंडेमिक ऐसा उन्होंने एक बोर्ड लिखा था। तो इवन वी सी इन इंडिया बहुत सारे जो निग्रोइड जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स थे उन पे हमें बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे रहे कि उन पे वायलेंस किया गया। देन इवन ऑन मैट्रिमोनियल साइट्स हम एक्सपेक्टेशंस के कॉलम में देखते हैं कि फेयर कलर होना चाहिए ब्राइड का या फिर ग्रूम का। इवन सेलिब्रिटीज जो है वो फेयरनेस क्रीम्स को एंडोर्स करते हैं। तो इवन साइंटिफिकली एंड कल्चरली ये कंसेप्ट गलत है, फिर भी वो बहुत वाइडली अभी भी लोग उसको मानते हैं। सो दैट इवन टुडे एक पर्सन को अपना he has to sacrifice his life because of racism। तो इतना सीवियरली ये अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है कंसेप्ट। तो ये है इसका प्रेजेंट रिलेवेंस। तो हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हम उसको अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा देखते हैं कि हमने जो पढ़ा वो एक्चुअली कितना यूजफुल है और एग्जाम में कितना उसको
जो हमारे बैच में पढ़ाया जाएगा, जो हमारे नोट्स है, उस वो क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है, सिलेबस से कैसे रिलेटेड है, एंड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो आप डायरेक्टली हमारे नोट्स से कैसे लिख सकते हो। ओके, तो सिलेबस आप रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेबस के तो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इवन अभी क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट इज डिफरेंशिएट, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेस एंड रेसिज्म, व्हाट आर थ्री मेजर रेसेस ऑफ द वर्ल्ड, गिव इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्राइटेरिया यूज्ड फ्रीक्वेंटली फॉर द क्लासिफिकेशन। सिंपल है, ये कब पूछा है 2013 में। ओके, तो डिफरेंशिएट बिटवीन रेस एंड रेसिज्म, हमारे पास डिफरेंस है। ओके, वो कॉलम दिया था, थ्री मेजर रेसेस, अगेन वो चार्ट जो हमने पढ़ाया और वो जो कैरेक्टर्स पढ़े, थ्री मेजर रेसेस कौन से पता है, एंड इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल क्राइटेरिया, मतलब अगेन वो कैरेक्टर्स। तो जो हमारे नोट से डायरेक्टली क्वेश्चन है। देन इज रेस अ वैलिड कंसेप्ट, तो जो हम दोनों बेसिस पे आपको पता है कि रेस एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट भी गलत है एंड एज अ ये कल्चरल कंसेप्ट भी कैसे गलत है, तो वो आप लिख सकते हो इसमें कि इज रेस अ वैलिड कंसेप्ट। तो आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। उन्होंने उसमें दिया कि क्रिटिकली असेस कि कैसे वैलिड है और कैसे नहीं है, दोनों पार्ट आपको लिखने हैं। जैसे कि आपका ये मानना है कि रेस अभी भी वैलिड है, ओके, तो रेस यूज किया जाता है वर्ल्ड में, तो आपको पहले क्या लिखना है कि पहले आपको निगेटिव पॉइंट लिखने हैं पहले, जैसे कि रेस एज अ बायोलॉजिकल कंसेप्ट एंड कल्चरल कंसेप्ट कैसे वैलिड नहीं है, जो हमने डिस्कस किया वो आप लिखो। एंड डिस्पाइट ये साइंटिफिक नहीं है, फिर भी वो सोसाइटी में कैसे यूज किया जाता है, तो उसके लिए जो हमने ये जो पार्ट पढ़ा अभी भी कैसा उसका प्रेजेंट रिलेवेंस है, तो वो आप ये क्वेश्चन में लिख सकते हो। सो दैट, तो आपका पॉइंट क्या होगा कि दो ये साइंटिफिक नहीं है, दो ये वेरी क्रूड कंसेप्ट है, स्टिल इट इज रिलेवेंट इन सोसाइटी, सो रेस वैलिड है। या फिर आप अपोजिट स्टैंड भी ले सकते हो, लेकिन आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियल क्राइटेरिया। अगेन वो कैरेक्टर्स आएंगे इसमें, रेस एंड रेसिज्म, सेम रेसिज्म मिथ। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इज रेस अ वैलिड कंसेप्ट, वही है ये क्वेश्चन, सिर्फ वर्ड्स चेंज किए हैं। रेसिज्म मिथ जस्टिफाई करो, ये तो डायरेक्टली ही हमने सिलेबस में एंड हमारे नोट्स में डिस्कस किया। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस साल आया था हमारे मेंस के टाइम पे, तो उसमें है कि with reference to somatoscopic and morphometric characteristic, somatoscopic मतलब morphoscopic and morphometric characters commonly used in racial classification, make a critical assessment whether race is a valid concept। मतलब आपको पहले वो कैरेक्टर्स देने हैं और बाद में आपको जस्टिफाई करना है कि रेस कैसे वैलिड कंसेप्ट नहीं है ऑन कल्चरल बेस एंड बायोलॉजिकल बेस। तो आप ये पॉइंट नोटिस करो कि ये जो सारे क्वेश्चंस आके गए हैं वो हमारे नोट्स से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स के बारे में होगा हमारे बैच के टाइम पे, कि जो सारे क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। जो सारे क्वेश्चंस है आप डायरेक्टली नोट से रेफर कर सकते हो, आपको बुक भी देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने रेफरेंस के लिए डेफिनेटली पढ़ सकते हो, लेकिन ये नोट्स भी इनफ रहेंगे फॉर योर एंथ्रो प्रिपरेशन। ऑल्सो यू कैन नोटिस अ ट्रेंड इन पेपर कि कैसे देखो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आपको ये ट्रेंड पता चला ना कि देखो वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कि रेस क्या है, रेसिज्म क्या है, वो क्राइटेरिया बताओ, कैसे वैलिड नहीं है, वही बस पॉइंट है जो रिपीट हो रहे हैं। तो एंथ्रो के क्वेश्चंस कितने प्रेडिक्टेबल है, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता है और आपको सिलेबस पता है और आपका सोर्स रेडी है, ये ट्रायंगल आप हमेशा याद रखो। कोई भी ना ही बस एंथ्रो के लिए बट जीएस के लिए भी, आपको अगर सोर्स पता है, आपको अगर सिलेबस पता है, वो पेपर का सोर्स पता है कि कहाँ से ये पढ़ना है, और अगर आपको क्वेश्चन पेपर एनालिसिस आपका प्रॉपर है, तो आप आगे के क्वेश्चन जो है ना प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको नोट्स रेडी है आपके, हम आपको दे रहे हैं, आपको सिलेबस सारा कवर हो रहा है उसमें, आपको ये सब क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, तो आप आगे के क्वेश्चन जो आएंगे वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हो क्योंकि यही रिपीट हो रहे क्वेश्चंस। तो इतना ये सब सिंपल है प्रोसेस। तो यू कैन सी दिस। ओके, तो ऐसे ही हमारा आगे के लेक्चर्स में भी पैटर्न रहेगा। हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और सिलेबस के पॉइंट डिस्कस करेंगे, देन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। आपको नोट्स सबके मिलेंगे और नोट्स में भी आप अगर आप देखोगे तो नोट्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में है।
सिलेबस के पॉइंट वाइज है, जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स वगैरह है वो भी दिए हैं। कैसे आपको एग्जाम में भी ज्यादा स्कोरिंग करना है वो इन नोट से पता चलेगा कि अगर थिंकर है तो उसको हाईलाइट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है तो उसको भी आपको अंडरलाइन या फिर मार्क करना है। देन बहुत ऐसा थोड़ा क्लीन एंड नीट रहना चाहिए, आपके आंसर्स भी बहुत पॉइंट वाइज रहने चाहिए सब चीजें। तो आपको इससे आपकी विजुअल जो मेमोरी है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी एंड यू विल ट्राई कि आप ऐसा ही एग्जाम में भी लिखो, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। So this was your demo lecture guys, and जो भी आपके डाउट है या फिर और कुछ आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज अस, आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, यू कैन कॉल। हमने जो आपको ब्रोशर प्रोवाइड किया है उसमें बैच की सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो आप एडमिशन के लिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, और आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कांटेक्ट अस। ओके, थैंक यू।